हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में 3.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उस क्वेश्चन को हम लोग चलने लगाने के लिए अभी क्वेश्चन में है क्या कि एक मैट्रिक्स ए दे रखी है हम लोगों को, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए, और एक स्टेटमेंट हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया गया है आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं प्रूफ करने के लिए और आई प्लस ए का यूज करते हैं। आई के प्लेस पे आई की वैल्यू, ए के प्लेस पे ए की वैल्यू। ठीक, फिर मैट्रिक्स एडिशन मैंने आपको सिखाया है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर लो। ठीक, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, ऐसे आप लोग ऐड कर लो। ठीक बेटा, तो आप जब ऐड करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हम लोगों को दिया गया है आई माइनस ए, और इसका इनटू करना है एक मैट्रिक्स से। तो आई के प्लेस पे तो हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, ए के प्लेस पे ए की वैल्यू पुट कर दो। अब इसको आपस में माइनस करना है, माइनस हम लोग कर लेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखो तो जो आपकी पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें एंगल अल्फ़ा बाई 2 है, जबकि दूसरी वाली मैट्रिक्स में एंगल अल्फ़ा है। तो हम लोगों का टारगेट ये होगा कि किसी भी तरीके से दोनों के एंगल सेम हो जाएं। अगर पहली मैट्रिक्स में एंगल अल्फ़ा बाई 2 है तो दूसरी मैट्रिक्स में भी एंगल अल्फ़ा बाई 2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्लास 11th का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, कॉस अल्फ़ा का फार्मूला, कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा का फार्मूला 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, उसको हम लोगों को यूज करना है। ठीक, ताकि दोनों का एंगल सेम हो जाए। अब जब एंगल सेम हो गया है तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, पहले में पहला दूसरे में दूसरा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, पहले में पहले वाले का दूसरे में दूसरे वाले का, फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो में सेकंड कॉलम का। ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है बेटा, अब इसमें से आप लोग क्या कर लो, जो कॉमन हो सकता है उसे कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई करते चले जाओ। कुछ नहीं करना है, आराम से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉमन वगैरह हो जाएगा। ठीक है, देखिए। ठीक है बेटा, तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो a11 और a22 दोनों तो 1 हो जाएगा, लेकिन a12 में आपको माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेना पड़ेगा और a21 में टेन अल्फ़ा बाई 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये रिज़ल्ट आपके सामने बच जाएगा। ठीक है, अब अगर कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग ये सीखेंगे कि कब हम लोगों को रो मैट्रिक्स जनरेट करनी है, कब हमें कॉलम मैट्रिक्स जनरेट करनी है। क्वेश्चन को अगर आप एक बार रीड करो अच्छे से तो क्वेश्चन में एक कहा गया है कि एक पर्सन है जिसके पास 30,000 रुपीज़ है, जिसे उसे दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड फर्स्ट और बॉन्ड सेकेंड। दोनों में इंटरेस्ट जो है वो 5% और 7% रिस्पेक्टिवली है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले वाले बॉन्ड में उसने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किया, तो 100% उसके पास जो पैसा बचेगा वो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। तो सेकंड बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करेगा 30,000 माइनस एक्स। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक रो मैट्रिक्स से। ठीक, जिसे मैंने नाम दिया ए। अब ए से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें बॉन्ड फर्स्ट में हमने रिप्रेजेंट किया एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, और बॉन्ड सेकंड में 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, मान लो कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो ध्यान देना, इंटरेस्ट हो, कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो, उसे हमेशा कॉलम से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि मैट्रिक्स बी जो है वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो मैट्रिक्स बी में हम लोगों ने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया कि 5% फर्स्ट बॉन्ड में और 7% सेकेंड बॉन्ड में। ठीक है, ओके। तो आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना हो तो दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगी जो कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और दूसरी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगी जो कि इंटरेस्ट, कॉस्ट प्राइस, इन सब को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का वही पुराना तरीका कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले से, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले से, और बीच में प्लस लगा लो। तो सिंप्लीफाई करते चले जाओ, तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि 2,10,000 माइनस 2x अपॉन में 100, ये टोटल इंटरेस्ट होगा। अब हमारे क्वेश्चन में दो बातें कही गई है।
कि अगर पहला पार्ट है कि टोटल इंटरेस्ट 1800 हो, तो बताओ उसने कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो इसी टोटल इंटरेस्ट को आप 1800 के इक्वल कर लो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया कि जब कोई मैट्रिक्स 1/1 की होती है तो रेक्टेंगुलर अरे को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक, तो आप रेक्टेंगुलर अरे को हटा दीजिए। अब यही टोटल इंटरेस्ट को 1800 के इक्वल कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 15,000। यानी कि बॉन्ड फर्स्ट में भी 15,000 इन्वेस्ट करेगा और बॉन्ड सेकंड में भी 15,000 इन्वेस्ट करेगा। एकदम आसान है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट में टोटल इंटरेस्ट दिया है 2000। इस बार 2000 के इक्वल कर लो, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू 5000 आ जाएगी। मतलब बॉन्ड फर्स्ट में इस बार 5000 इन्वेस्ट करेगा और 30,000 में से 5000 माइनस कर दो तो बॉन्ड सेकंड में 25,000 वो इन्वेस्ट करेगा। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बस इसमें ये समझना है कि क्वांटिटी को रो से और जो भी इंटरेस्ट हो या फिर सेलिंग प्राइस हो या फिर कॉस्ट प्राइस हो उसे हमेशा कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। उसमें हम लोगों से कहा गया है कि कोई शॉपकीपर है जिसके पास कुछ बुक्स हैं, उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है और हम लोगों को फाइनली टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही काम करना है। मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट करेगी किसको? क्वांटिटी को। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वांटिटी दी गई है डोजन में। ठीक, तो आपको उसे पर पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए पहले मैंने मैट्रिक्स ए मानी कि मैट्रिक्स ए में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि कितनी कितनी बुक्स है, 10 डजन, 6 डजन एंड 10 डजन। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इसमें 12 से इंटू करके इन्हें पर पीस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 12 से इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा? 120 केमिस्ट्री वाली बुक्स आ जाएगी, 96 जो है वो फिजिक्स वाली बुक्स आ जाएगी और 120 इकोनॉमिक्स वाली बुक आ जाएगी। ठीक है, 12 से इंटू करके इसे पर पीस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी। ठीक है, अब आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स बी दे रखी है जिसमें आप लोगों को सेलिंग प्राइस दे रखा है कि केमिस्ट्री वाली बुक का सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ पर पीस है, फिजिक्स वाली बुक का 60 रुपीज़ पर पीस है और इकोनॉमिक्स वाली बुक का 40 रुपीज़ पर पीस है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो टोटल सेलिंग अमाउंट निकालने के लिए दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का वही पुराना तरीका कि फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से इंटू करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा लो। सिंपल फॉर्म में सॉल्व करते चले जाओ तो आप लोगों को टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा? 20,160 रुपीज़। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों ही एमसीक्यू हैं, बट इनको सॉल्व करने के लिए एक बाकायदा स्टेटमेंट दे रखा है। अगर आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो उसमें आपको 5 मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी दे रखा है। सबके ऑर्डर आपको क्लियर कर रखे हैं कि मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर है 2/n, मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर जो है वो सब आपको दे रखा है। उसे आप एनसीईआरटी से पहले क्लियर कर लो और उसके बाद लिख लो। ठीक, अब आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा क्या गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो आप बताओ कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी चीज़ जो हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट करता है? जब पहले में जितना कॉलम हो दूसरे में उतना ही रो हो। ठीक, तो देखो अगर p इंटू वाई वाले को नोटिस किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि पहले वाले में कॉलम कितने k और दूसरे वाले में रो कितना है 3। तो मल्टीप्लिकेशन तभी इक्वल हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनका ये लोग इक्वल हो। तो k की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए? 3 के, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, अच्छा दूसरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि पहले में जितने कॉलम्स हैं दूसरे में उतने ही रोज हैं। ठीक, अब दोनों का आंसर आपके सामने पहले लिखा है, ध्यान देना। पहले वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हों दूसरे वाली मैट्रिक्स में उतने ही रोज होने चाहिए। ठीक, तो आंसर दोनों का हमने अपने सामने लिख लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। हम जानते हैं मैट्रिक्स तभी ऐड होती है जब ऑर्डर सेम हो। तो पहले में जितने रोज हों दूसरे में भी उतने ही रोज होने चाहिए। इससे आपको तुरंत पी की वैल्यू मिल जाएगी कि p की वैल्यू n है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में फाइनली क्या पता लगा कि k की वैल्यू 3 आई और p की वैल्यू n आई। बस अब यही देख लो कि कौन से ऑप्शन में है, वो वाला ऑप्शन आप तुरंत टिक लगा दो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में पहले से n इक्वल टू पी दे रखा है। ठीक, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है 7x - 5z की।
तो 7x मतलब 7 से इंटू करना मैट्रिक्स x में। देखो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो अभी भी ऑर्डर 2/n का ही रहेगा। और 5z का जो ऑर्डर रहेगा वो 2/p ही रहेगा। अब क्योंकि n और p बराबर हैं, तो जहाँ पर p लिखा है वहाँ पर आप n पुट कर दो, सेकेंड वाली मैट्रिक्स में जहाँ p है वहाँ n पुट कर दो। देखो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया। अब अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी उसी ऑर्डर का आएगा, यानी कि आंसर भी कितना होगा, 2/n। हालांकि अगर अगर ऑप्शन में कहीं 2/p होता तो वो वाला ऑप्शन भी सही होता, बट अभी आप देख सकते हो जहाँ पर भी 2/n आपको दिख रहा है वही वाला ऑर्डर सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी अहम बात, फिर से मैं इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले अपने 11th वाले पोर्शन पर ही ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि 11th वाली चीज़ आपकी पढ़ी हुई है, आप अगर चाहो तो उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो क्लास 12th के सिलेबस को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें टाइम पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक, अभी आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसे कंप्लीट होगा कैसे नहीं कंप्लीट होगा। पहले बोर्ड की गाइडलाइन भी तो आने दो कि कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में बचेंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं बचेंगे। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग अपने क्लास 11th के पोर्शन को ही ध्यान से देखें। ठीक, क्योंकि क्लास 11th वाला अगर तैयार रहेगा तो कंपटीशन में भी अच्छा। क्लास 12th वाला सिलेबस आपका टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, तो पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, 11th वाले पोर्शन को जो आपने पढ़ा है उसे खूब अच्छे से दोबारा लगाओ, जो नहीं पढ़े हो उसे एक बार पढ़ो, कोशिश करो कि वो वाला चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्लास 12th को लेकर परेशान मत होइए, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है मैं कोचिंग में जा कर के नई तरीके से वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी वैसे भी मेरे पास कोचिंग की चाबी नहीं है, ना ही कोई बोर्ड है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मुझे मालूम है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बट मैनेज करिए थोड़ा सा। ठीक, तो 11th वाला पढ़िए। ठीक, मेन मैसेज यही है। ओके।